हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 4। इसका चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम टाइप्स एंड सर्विसेज। तो समझेंगे इस चैप्टर को। इससे पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे पहले वाले वीडियोस देखकर बाकी सारे चैप्टर समझ कर आए होंगे, तभी ये चैप्टर आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या तरीके के इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास। इकोसिस्टम क्या होता है ये तो हमने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ लिया था, बट इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके के इकोसिस्टम हमारे आसपास जो है एग्जिस्ट करते हैं, और फिर हम उसका डिवीजन करेंगे और फिर उसको और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, एक्वाटिक वाटर हो सकता है, कोई भी लैंड वैंड हो सकता है, या फिर पॉन्ड हो सकता है। कोई भी तरीके का सिस्टम जहाँ पर एक तरीके की लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, फूड चेन एग्जिस्ट कर रहा है, तो बेसिकली वो इकोसिस्टम हो सकता है। अब बात करते हैं कि इकोसिस्टम को अगर हम डिवाइड करें तो हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली। एक होता है टेरेस्टेरियल, एक होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम के अंदर हम देखेंगे जो लैंड से रिलेटेड है, एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब जो वाटर से रिलेटेड है। और जब हम किसी भी इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम वहाँ का हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और हम यही कर रहे हैं बिकॉज हमारी पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है कि हमें ज़रूरत पड़ रही है कि अब जो है हम क्या करें, इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लग गए हैं। बट ज़रूरत क्या है, डे डे की ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ द डे ये है कि हम उसे प्रिजर्व करें, और यही इसलिए आपको जो है पढ़ाया जा रहा है। अब बात करते हैं टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम के अंदर और कौन से इकोसिस्टम आते हैं। टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम के अंदर एक इकोसिस्टम जो आता है वो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आपको पता है फॉरेस्ट के अंदर सब कुछ होता है। फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज होती है, शर्ब्स होती है, क्लाइंबर्स होती है, ग्राउंड कवर, बहुत सारी चीज़ें होती है। एनिमल्स भी आते हैं इसमें, सब चीज़ आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया था, इकोसिस्टम के अंदर लिविंग बींग्स भी आएंगे, नॉन लिविंग बींग्स भी आएंगे। नॉन लिविंग बींग्स मतलब मैंने आपको बताया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वुड, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, चाहे एयर हो, चाहे वहाँ का जो है आप क्लाइमेट देख लीजिए, टेम्परेचर देख लीजिए, ये सारी चीज़ें भी जो है इकोसिस्टम का पार्ट है। और आपको ये भी पता है कि डिफरेंट तरीके के फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल, डेसिडियस, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फॉरेस्ट जो है एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर टेम्परेचर, रेनफॉल, टोपोग्राफी, सॉइल प्रॉपर्टीज, वहाँ की सॉइल कैसी है, ये सारी चीज़ें भी आ जाता है। और इसके अलावा अगर हमको और ज़्यादा डिवाइड करना है फॉरेस्ट को, तो किस तरीके के प्लांट्स वहाँ पर उगते हैं, इस बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर किस तरीके के फॉरेस्ट जो है एग्जिस्ट करते हैं। ब्रॉडली जो इंडिया में फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, कनिफरस फॉरेस्ट, एक ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। ठीक है, दोनों का क्या मतलब है, तो बेसिकली किस तरीके के स्पीशीज वहाँ पर ट्रीज के उगते हैं उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम देखते हैं डिवीजन, मैंने आपको बताया एवरग्रीन फॉरेस्ट हो सकता है, जहाँ पर हमेशा, जैसे कि आप 12 महीने जाएंगे तो आप वहाँ पर आपको लीव्स जो है ग्रीन दिखेगी। डेसिडियस फॉरेस्ट हो सकता है, जीरोफाइटिक जो क्या कहते हैं ड्राई एरियाज में उगता है, थॉर्न ट्रीज के बेसिस पे हम कर सकते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो पर्टिकुलरली हमारे इंडिया में एक स्पेसिफिक जगह है, आप देखेंगे वहाँ पर ही उगता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जहाँ पर जो स्पीशीज ऑफ प्लांट ज़्यादा फेमस है उसके बेसिस पे भी जो है नाम रख दिया जाता है फॉरेस्ट का, जैसे कि साल फॉरेस्ट या फिर टीक फॉरेस्ट, इसमें से आप फर्नीचर बनाते हो इसकी जो वुड्स को यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट के अलग अलग नाम रखे जाते हैं, बट बेसिकली दो तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। कनीफरस फॉरेस्ट क्या होते हैं? देखिए, कनीफरस फॉरेस्ट ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ बहुत ठंडी जगह हो। इसके जो शेप होते हैं ना, कोन शेप होता है, ये कोन शेप, आपने क्रिसमस का ट्री देखा है ना, कोन शेप होते हैं। और क्या कहते हैं, इसकी जो नीडल्स होती है ना, ये नीडल्स लाइक, मतलब इसकी जो लीव्स होती है निडल लाइक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, जैसा हैबिटेट रहेगा वैसा ही प्लांट अपने आप को अडॉप्ट करेगा। तो यहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा है, और क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन जो है मिनिमाइज करना है। इस वजह से जो है निडल लाइक जो है लीव्स रहेगी, ताकि जो स्नो उस पर गिरे तो वो उसको शेड ऑफ कर सके। तो इसलिए जो है, कहीं कहते हैं कनिफरस फॉरेस्ट जो है इस तरीके से डिजाइन रहता है। ऑफ कोर्स ये सब नेचर का जो है डिजाइन करा हुआ है। बात करते हैं कि ये कहाँ पर फाउंड होता है, ये फाउंड होता है हिमालयन माउंटेन रीजन्स में।
और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये स्नो कवर्ड रहते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 0 से बहुत कम रहता है। दूसरी बात यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है निडल लाइक लीव्स रहती है और इसके अंदर जो है मेनली जो पाइन और डिओडार ट्रीज होते हैं ये फाउंड होते हैं। इसी के साथ कुछ एनिमल्स भी फाउंड होते हैं यहाँ पर, आपको पता है क्योंकि मैंने आपको बताया फॉरेस्ट में सिर्फ ये नहीं है कि प्लांट्स की इकोसिस्टम का हिस्सा रहेंगे, फॉरेस्ट में गोट, शेप, हिमालयन ब्लैक बियर्स, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जितनी भी स्पीशीज फाउंड होगी वो सब जो है फॉरेस्ट का पार्ट है। लियोपर्ड, हैंगूल, हिमालयन ब्राउन बियर, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली आपको देखने को मिलता है फॉरेस्ट का पार्ट है। आपको जिम्नोस्पर्म्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। आपको जो है आप फोटो सर्च कर लेना, आपको नेट पे दिख जाएगा, मैंने निकाल के दिखाती हूँ आपको। जिम्नोस्पर्म्स जो है आपको मतलब एक कुछ सीड की तरह रहेगा, ठीक है, मतलब इंस्टेड ऑफ लीव्स वहाँ पर क्या रहेगा, कुछ सीड की तरह रहेगा, ताकि जो है आपका कहीं ना कहीं मतलब लीव्स नहीं रहेंगे वहाँ पर, कुछ इस तरीके का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आप सर्च करना नेट पे, आपको जो है फोटो दिख जाएगा, कुछ इस तरीके का जो है आपका सीड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें जो है क्लियर है। तो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट की बात करते हैं। ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जितने भी टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो, डेसिडियस फॉरेस्ट आपने पढ़ा होगा, थॉर्न फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, इन सबको हम इस सब पे क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट को। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट पर्टिकुलरली हम बात करते हैं कहाँ पर मिलता है, तो वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। इंडिया का मैप याद कीजिए, देखिए इंडिया का मैप आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर ये जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ आपके ईस्टर्न घाट्स है, ठीक है, यहाँ आपके वेस्टर्न घाट्स है, तो आपको यहाँ वेस्टर्न घाट्स में मिलता है ये। तो इसमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, पर्टिकुलरली आपको पता है एक लीवार्ड एरिया है, एक विंडवार्ड एरिया है, वो सब आपको पता है। तो बेसिकली वेस्टर्न घाट्स में आपको मिलती है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आपको इस तरीके के एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। और क्यों इसको जो है पर्टिकुलरली एवरग्रीन कहा जाता है, क्योंकि इसके जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं ना, ये कोई पर्टिकुलर मौसम में जो है अपने लीव्स शेड नहीं करते, मतलब आप कभी भी जाओगे तो रैंडमली वो अपने लीव्स जो है शेड करते रहेंगे, मतलब हर टाइम आपको ग्रीन ही दिखेंगे, थोड़े बहुत लीव शेड कर लिए फिर नई लीव्स आ गए, तो एक पर्टिकुलर सीजन में वो शेड नहीं करते। जैसे कि एक पर्टिकुलर सीजन में डेसिडियस फॉरेस्ट जो है आप जाओगे तो वहाँ पीले पीले आपको लीव्स दिखेंगे, तो वैसा आपको एवरग्रीन में नहीं दिखेगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो साउदर्न इंडिया में होते हैं उसको 2 मानसून मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है, एक मैंने आपको बताया था, आपने जो है ज्योग्राफी पढ़ा होगा, रिटर्निंग मानसून भी मिलता है उनको, तो बेसिकली जो है उनको हमेशा जो है वो एवरग्रीन इसलिए जो है वो रहते हैं। यहाँ आपको डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, इसकी कैनोपी आपको बहुत डेंस दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पर इतने सारे ट्रीज हैं और नीचे जो है ना ग्राउंड पे, क्योंकि ऑफकोर्स बात है जब ट्रीज ऊपर उगते हैं तो नीचे छोटे छोटे श्रब्स उगते हैं, तो ऐसे श्रब्स उगते हैं जिसको ज़्यादातर सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सनलाइट ग्राउंड तक पहुँच ही नहीं पाती है। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज आपको मिल जाएंगे, डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, ये सब आपको मिल जाएंगे। सेकेंडली अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको और क्या क्या मिल सकता है, लियोपर्ड, टाइगर, सैम्बर, मालाबार पाइड, हॉर्नबिल एंड ट्री फॉक्स, ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और कुछ रेयर एनिमल्स भी मिल जाते हैं जैसे कि पिग्मी हॉग एंड लायन टेल मैकाक। अब बात करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। तो डेसिडियस फॉरेस्ट आपको पता है ऐसी जगह पे फाउंड होता है जहाँ रेनफॉल जो है ना थोड़ी सी मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा ना कम। डेसिडियस फॉरेस्ट आप देख सकते हैं इंडिया के कंटेक्स में डिकन पेनिनसुला, मैंने अभी आपको यहाँ डायग्राम में बताया था, तो डिकन पेनिनसुला के अंदर मिल जाएगी आपको, सेंट्रल हाईलैंड्स में मिल जाएंगे डेसिडियस फॉरेस्ट, और इसमें पर्टिकुलर सीजन में वो अपने जो लीव्स है उसको शेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेंट्रल प्लेट्यू यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा, और सेंट्रल हाईलैंड्स में भी मतलब थोड़ा सा इस एरिया में अभी आपको जो है इंडिया के कंटेक्स में मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है आपको कुछ मौसम अगर आप जाओगे तो थोड़े लीव्स जो है पीले दिखेंगे, कुछ मौसम आप जाओगे तो एवरग्रीन दिखेंगे, मतलब एवरग्रीन मतलब ग्रीन दिखेंगे, इसलिए हम इसे डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। इसकी अंडर ग्रोथ ज़्यादा होती है, अंडर ग्रोथ मतलब ये कि इसके जो हर्ब्स एंड श्रब्स उसके नीचे उगते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज यहाँ पर सनलाइट जो है वो ग्राउंड तक पहुँच पाती है। और इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कि टीक, सेल, इस तरीके के प्लांट ट्रीज यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एनिमल्स किस तरीके के रहते हैं, टाइगर, चीता, बार्किंग डियर, हॉर्नबिल्स, इस तरीके के एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट। तो बेसिकली ये ऐसे एरियाज में फाउंड होते हैं जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है आपको कि जहाँ पर एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई हो, अब यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा राजस्थान, ठीक है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया हो और वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत कम बारिश होती हो या फिर ना के बराबर होती हो, तो यहाँ पर ट्रीज ज़्यादा नहीं रहेंगे, इतना ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी नहीं दिखेगी, और बहुत कम ट्रीज रहेंगे, यहाँ वहाँ जो है फैले हुए रहेंगे। और जेरोफाइटिक प्लांट्स भी मिलेंगे आपको। जेरोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, ड्राई प्लांट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, जो ऐसी जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पर जो है आपको वाटर की ज़रूरत ना पड़े। आपको पता है प्लांट्स जो है अपने आप को अडॉप्ट करते हैं
स्मॉल लीव्स रखते हैं, अपनी लीव्स पे जो है उनकी कोटिंग चढ़ जाती है वैक्स की, ताकि वो जो है ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट कर सके। कैक्टस वगैरह आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट्स दिखेंगे, जैसे बबूल, आपने सुना होगा, देखा भी होगा शायद, खेजड़ी और बेर, इस तरीके के आपको जो है प्लांट्स और ट्रीज देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। और एनिमल्स की बात करें तो ब्लैक बग, चिंकारा, सांबर, इस तरीके के कुछ एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट की। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको पता है कि ऐसे फॉरेस्ट आपको देख, अगर आपने कभी डायग्राम में देखा होगा, फोटो में देखा होगा, तो ये प्लांट ऐसे फॉरेस्ट है जो कहीं ना कहीं वाटर पे उगते हैं। ऐसा दिखता होगा कि वाटर पे उगते हैं, तो वैसे वाटर पे नहीं उगते, कोस्टल एरियाज में उगते हैं, स्पेशली सुंदरबन एरिया जो है हमारा वेस्ट बंगाल का, वहां पर हमें जो है देखने को मिलते हैं। तो ये सब प्रतीत होता है कि ये मतलब ये जो है वाटर पे उगे हुए हैं, बट ये वाटर पे नहीं होते हैं, ये लूज सॉइल पे जो है उगे हुए होते हैं, जहाँ पर लो ऑक्सीजन सॉइल है, और वहां पर पानी भी जाते रहता है, तो इनको क्या कहते हैं, ये हिलते नहीं है, बिकॉज इनके रूट्स जो होती है ना बहुत ज्यादा वेब की तरह होती है, ताकि ये पानी पे खड़े रह सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट के, अगर आप पढ़े तो कहीं ना कहीं मैनग्रोव फॉरेस्ट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन अब धीरे धीरे हर चीज़ जो है आप देखेंगे कि किस तरीके से डिक्लाइन होते जा रही है। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है? मैनग्रोव फॉरेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेबलाइजेशन बना हुआ रहता है। जैसे जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट खत्म होगा, तो वहाँ पर जो कोस्ट लाइन पे जो स्टेबलाइजेशन था, कहीं ना कहीं प्रिवेंशन हो रहा था सॉइल इरोजन का, वो सब चीज़ें जो है खत्म होने लग जाएगी। अब देखिए फॉरेस्ट के तो बहुत सारे यूज़ होते हैं, आपको पता है। तो फॉरेस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, फ्रूट्स, मेडिसिन, फ्यूल, वुड। पहले के लोग ज़्यादातर डायरेक्टली फॉरेस्ट पे डिपेंड होते थे, और अब के लोग उसको प्रोसेस करके चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली हम देखेंगे कि फॉरेस्ट का बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। इनफैक्ट फॉरेस्ट जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर करता है, क्लाइमेट का रेगुलेशन, अभी हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो सबको प्रिवेंट करता है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम जो है डिफॉरेस्टेशन ना करें, एफॉरेस्टेशन करें। इसके बाद हम समझेंगे टुंड्रा इकोसिस्टम। तो पहला हमने इकोसिस्टम को तो समझा था इन टर्म्स ऑफ टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम। हमने दो तरीके के इकोसिस्टम पढ़े अभी तक, मतलब पहला पढ़ा है, दूसरा पढ़ रहे हैं। एक हमने पढ़ा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं टुंड्रा इकोसिस्टम। तो टुंड्रा इकोसिस्टम ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर आप देखेंगे ठंडी बहुत है, बहुत एक्सट्रीम नॉर्दर्न लैटिट्यूड, जहाँ पर मतलब स्नो जो है सीजनली मेल्ट होता है, मतलब पूरा बर्फ जमा हुआ है, यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा वैरायटी नहीं देखने को मिलेगी। ये आपको माउंटेन्स पे देखने को मिलेगा स्पेशली। तो दो तरीके के टुंड्रा होते हैं, ठीक है। एक होता है अल्पाइन टुंड्रा, तो बेसिकली ये हायर एलिवेशन में फाउंड होता है। यहाँ पर अगर आप प्लांट्स भी देखेंगे, एनिमल्स भी देखेंगे, तो जो यहाँ पर इसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर चुके हैं अपने आप को, वही सर्वाइव कर पाते हैं। यहाँ पर आपको इतनी स्पीशीज नहीं देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको मॉसेस, लीचेंस, लिकेंस, ग्रासेस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और कुछ छोटे छोटे प्लांट्स, एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स एनिमल्स में अगर आप देखें तो फॉक्सेस, आर्कटिक फॉक्सेस होती है जो, स्नोई आउ, ऑल्स, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और एंटार्क्टिका, बहुत सारे रीजन जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि मेल्ट होने के कारण यहाँ के जो पर्टिकुलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स है, इनको जो है इस हैबिटेट में रहने की आदत है, और ये जो है दूसरी जगह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। थर्ड तरीके का इकोसिस्टम जो टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम है, वो है ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड की अगर हम बात करें, तो ग्रासलैंड ऐसी जगहें होती है जहाँ पर ना इतना ज़्यादा रेनफॉल होती है कि वहाँ पर बहुत बड़े फॉरेस्ट उग जाए, ना इतनी कम रेनफॉल होती है कि वहाँ पर डेजर्ट बन जाए। तो उसके बीच का जो एरिया होता है जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ग्रास उग रही है, तो इसे हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। डिफरेंट नाम दिए गए हैं ग्रासलैंड्स को डिफरेंट कंट्रीज में, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। जैसे कि आपको प्रारीज बोला जाता है यूएस मिडवेस्ट में, पम्पास बोला जाता है इन साउथ अमेरिका में, स्टेपीज इन सेंट्रल यूरेशिया, सावानास इन अफ्रीका। इस तरीके के आपको ग्रासलैंड्स हर जगह पे देखने को मिलते हैं। ब्रॉडली अगर हम इसको डिवाइड करें तो दो तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। अगेन वही डिफरेंस है, ट्रॉपिकल के अंदर अगर बात करें तो ट्रॉपिकल आपको देखने को मिलता है कि साल भर आप जाएंगे वहां पर, तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा आप देखेंगे ड्राई सीजन भी आ रहा है, रेनी सीजन भी आ रहा है, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि साल भर मतलब आपको देखने को मिलेगा कि वार्म है ये, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे, जैसे जिराफ, जेब्रा, राइनोस, लायंस, एलिफेंट्स। इसका एक एग्जांपल है सावाना इन अफ्रीका। ये जो ग्रासलैंड है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अब बात करते हैं टेम्परेट की। तो टेम्परेट मतलब एज कंपैरिजन तो ट्रॉपिकल, यहाँ पर बारिश कम होगी। अब बारिश कम होने की वजह से यहाँ की ग्रासेस की लेंथ भी कम होगी, ठीक है। और इसके दो सीजन रहेंगे, आप एक सीजन जाओगे तो आपको दिखेगा कि घास है ही नहीं, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। एक सीजन दिखेगा आपको कि ग्रो हो रहा है। तो इस तरीके का आपको सीजनल अपीयरेंस जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि अगर आप ठंडियों में जाते हो तो आपको बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल बोलते हैं ना, ड्राई एरिया देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रासलैंड।
तो आई होप आपको ये जो ग्रासलैंड वाला एरिया है वो क्लियर हो गया। अब ग्रासलैंड अगर इंडिया के अंदर बात करें तो हिमालयन पेस्चर बेल्ट जो है वो एक तरीके का ग्रासलैंड है। अब हिमालय के एनिमल्स को दोनों भी चीज़ें चाहिए, ठीक है, ग्रासलैंड भी चाहिए और फॉरेस्ट भी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें ग्रासलैंड के अंदर तो वो हमको देखने को मिलता है सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, मतलब राजस्थान साइड, ठीक है, थोड़ा सेंट्रल इंडिया, डेक्कन साइड, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ड्राई तरीके का ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा। अब ग्रासलैंड किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो ऑफकोर्स पेस्टल लैंड की तरह यूज़ होते हैं ग्रासलैंड। इसका मतलब ये है कि जो आप ऑफकोर्स ही बात है, बहुत टाइम से लोग जो है पहले ग्रेजिंग, पहले ग्रेजिंग पे, पहले तो ऑफकोर्स ही बात है कैटल पे डिपेंड रहते थे, कैटल रियरिंग पे। तो कैटल्स को ग्रेजिंग करवाने का जो काम हुआ करता था, ग्रास हुआ करता था, ग्रास उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं ना, ग्रास का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग करवा दे रहे हैं। जितनी जगह पे जितने लोगों को ग्रेज करवाना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा कैटल्स को एक जगह पे छोड़ दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो रूट्स होती है उसको भी वो खा जाती है कैटल, और उसकी वजह से जो है उसका पूरा का पूरा जो है वहाँ का हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जैसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ते हैं ना, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन वहाँ पर किस तरीके का हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। फोर्थ तरीके का जो है टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम वो है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट तो आपको पता ही है, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, कितनी कम होती है, 12 सेंटीमीटर पर ईयर से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस जगहों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है ऑफकोर्स, और बहुत ड्राई रहता है। इंडिया के अंदर थार डेजर्ट आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि रेनफॉल बहुत कम होती है। सेकेंडली यहाँ पर कुछ छोटी छोटी ग्रासेस छोटा छोटा उग जाता है, ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट्स नहीं उग सकते यहाँ पर। और ऑफ कोर्स ये बात है कि थार डेजर्ट के अलावा अगर हम बात करें तो लद्दाख के अंदर कोल्ड डेजर्ट भी हमको मिलता है। मतलब डेजर्ट सिर्फ ये नहीं होता कि गर्म एरिया ही होता है, यहाँ कोल्ड डेजर्ट हमको लद्दाख में देखने को मिलता है। और कुछ छोटे छोटे डेजर्ट जैसे रीजन हमको मिलते हैं ग्रेट एंड लिटिल लिटिल रन ऑफ कच्छ में इन गुजरात। तो बेसिकली यहाँ पर जो है मौसम कैसा रहता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो समर के अंदर जो है हम देखेंगे कि डेजर्ट की तरह रहता है, लेकिन मानसून मानसून के टाइम पे क्या होता है, ये थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि कह सकते हैं ना कि सॉल्ट मार्श की तरह बन जाता है, मतलब थोड़े थोड़े यहाँ पर प्लांट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो जैसे कि रन ऑफ कच्छ में आपको कुछ बर्ड की डाइवर्सिटी मिल जाएगी, और रन ऑफ कच्छ ही एक ऐसी जगह है बताया जा रहा है जहाँ पर वाइल्ड एस जो है इंडिया में फाउंड होता है। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और हमारा ये जो पूरा समझने का मकसद ये था, हमने टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट तरीके के इकोसिस्टम पढ़े। इसमें जो है मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये रीजन्स में बहुत सारे तरीके के रेयर एनिमल मिलते हैं, जैसे डेजर्ट कैट, डेजर्ट फॉक्सेस, इंडियन वॉफ्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड फ्लोरिकन, इस तरीके के बर्ड्स भी हमको देखने को मिलते हैं। बेसिक आइडिया इज दैट कि यहाँ पर आपने जो है डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में समझा, और इसके अलावा ग्रासलैंड्स के बारे में समझा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में समझा, टुंड्रा इकोसिस्टम के बारे में समझा। ये सब जितने भी थे ये सब टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम के अंदर आते थे। अब जो हम समझेंगे वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो है और तरीके के इकोसिस्टम आते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम सबसे छोटा होता है, जैसे कि आपने आपके घर के आसपास पॉन्ड बॉन्ड देखा होगा, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे पॉन्ड के अंदर आपको देखते हैं कि मॉनसून का टाइम आता है, और कभी कभी ये जो ड्राई एरियाज में आप देखेंगे कि जब ड्राई हो जाता है पॉन्ड, तो उसमें भी जो है आपको देखने को मिलता है कुछ टाइम जो है ड्राई रहता है, कुछ टाइम जो है मॉनसून आने के बाद जो है ये आपको देखने को मिलता है कि फिल हो जाता है। पॉन्ड इकोसिस्टम में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि जैसे मॉनसून आता है वैसे ही क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी, जूप्लैंक्टन, इंसेक्ट, ये सब बॉटम से थोड़ा बाहर आने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में थोड़े कीड़े वगैरह बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर मतलब वो नीचे रहते हैं, सबसे ज़्यादा पॉन्ड के इकोसिस्टम के नीचे रहता है, क्योंकि पानी कम रहता है ना, तो इसलिए वो नीचे रहते हैं। और जब मानसून का मौसम आ गया, पानी ऊपर तक के है, बाहर भी पानी, हर जगह पानी, तो वो लोग बाहर निकल के घूमने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत सारे एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग वगैरह आपने देखे होंगे अक्सर बारिश के मौसम में, क्रैप वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के नए नए तरीके के प्लांट स्पीशीज भी उगने लग जाते हैं मानसून के सीजन में। फ्लोटिंग वीड्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, और बहुत सारी फूड चेन भी जो है फॉर्म हो जाती है पॉन्ड इकोसिस्टम में एट अ मानसून या मानसून के बाद। लेक इकोसिस्टम क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू पॉन्ड, और यहाँ पर पानी साल भर रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि कभी सूख जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे आप कश्मीर गए होंगे तो वहाँ आपने डल लेक देखा होगा, कोई भी लेक आप जाकर देखेंगे, लेक्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, जैसे एल्गी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, हर्बीवरस, कार्निवरस फिश, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और कुछ फिशेज जैसे कि कैट फिश वगैरह भी आपको देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है इकोसिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलता है कि बहुत ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल सा एरिया होता है यहाँ पर, इससे कहीं ना कहीं टूरिज्म प्रमोट होता है। यहाँ पर आप बोट्स जो है आप मतलब चला सकते हो, इस तरीके की चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं। फिशिंग कर सकते हो, लेकिन लोग इसको जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फ्रॉम द पॉल्यूशन। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो पॉन्ड्स और लेक्स है इसको लेंटिक सिस्टम कहा जाता है। लेंटिक इकोसिस्टम मतलब स्टैग्नेंट है, इसमें कोई पानी का सोर्स आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। मतलब बारिश तो ऑफ कोर्स होगी, वो तो ऊपर से आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका एक लिमिटेड एरिया है, इसमें कोई नदी नहीं आ रही है। तो बेसिकली ऑफ कोर्स लेक का फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होता है, वह मैं वहाँ डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ज्योग्राफी का पार्ट है वो, कि आपका एस्ट्योरी से लेक का फॉर्मेशन हो रहा है या किससे हो रहा है, वो सब अलग बात है। बट कहने का मतलब ये है कि इसका फिक्स है, ये स्टैग्नेंट वाटर सिस्टम है। और बाकी जो वाटर सिस्टम रहते हैं जैसे रिवर वगैरह हो गया, तो ये सब क्या होता है, लोटिक होते हैं। लोटिक मतलब ये स्टेबल नहीं है, ये रनिंग वाटर सिस्टम है, ठीक है, ठहरा हुआ पानी नहीं है इसका। तो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स जो है वो क्या है, लोटिंग वाटर सिस्टम है, जिसका मतलब है रनिंग वाटर सिस्टम। ऑफ कोर्स ये बात है कि स्ट्रीम जो है छोटा रहेगा, स्ट्रीम मतलब एक तरीका झरना आप बोल सकते हैं, और रिवर जो